नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल के युद्ध को लेकर के अमेरिका के साथ ईरान का जो वार्ता पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाला था, जो हो रहा था, इसे अब ऐसे कहिए, जो हो रहा था वह पूरी तरह से असफल रहा। पाकिस्तान ने एक अच्छी कोशिश की थी, विश्व के फायदे के लिए था। अगर यह वार्ता सफल हो गई होती तो विश्व शांति होता, लेकिन यह असफल हुआ। चूंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दबाव में ट्रंप झुक गए, यानी कि एप्स्टीन गिरोहों से युद्ध लड़ रहा है ईरान। यह बात सच हो गई, क्योंकि ईरान बोला था मैं एप्स्टीन गिरोहों से लड़ रहा हूं। अब जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी इस बैठक में, उन मुद्दों पर न होकर के जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका के, वह ट्रंप के अलग ही मुद्दों पर चर्चा करने लगे, जिससे ईरान ने अपनी असहमति दिखाई और यह वार्ता रद्द हो गया। अब एक बड़े युद्ध की तरफ विश्व जा रहा है, जिसकी आर्थिक तंगी पूरे विश्व को झेलनी पड़ेगी। ऐसे में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आखिरी क्षण में मीडिया से क्या कहा? जेडी वेंस ने कहा कि हमने ईरानियों के साथ कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की। यह अच्छी खबर है कि हमने बात की, यह अच्छा है, एक पहल था बातचीत का। लेकिन बुरी खबर यह है कि किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाए। वाकई बात है, बुरी खबर है, जो दुनिया के लिए बुरी होगी। और मेरा मानना है, जेडी वेंस कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि यह बुरी खबर अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए है। जेडी वेंस का मानना है कि अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है, लेकिन नहीं, जेडी वेंस यहां गलत कह गए। अमेरिका के से ज्यादा विश्व के लिए है, मिडिल ईस्ट के लिए है। क्योंकि ईरान से युद्ध जब छिड़ेगा तो ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और उसके साथ छल किया गया है, धोखा किया गया है, तो वह अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, और यह धोखेबाज लोग कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान ने क्या कहा, मैं मुख्य मुख्य चीजें सिर्फ आप दर्शकों को बता रहा हूं। ईरान की तरफ से यह बयान आया, ईरान ने भी कहा कि इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ हुई बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिका की शर्तें जरूरत से ज्यादा सख्त थी। यह ऐसी शर्त इसलिए रखी गई कि समझौता ना हो पाए, क्योंकि नेतन्याहू चाहते थे कि समझौता ना हो। इसके लिए शर्तें जरूरत से ज्यादा सख्त रखी गई। इस वजह से समझौते का रास्ता नहीं निकल पाया। वहीं ईरान के प्रेस टीवी ने बताया कि विवाद के मुख्य मुद्दों में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के अधिकार और ईरान के परमाणु अधिकार जैसे मुद्दे शामिल थे। अब होर्मुज जलडमरू मध्य होर्मुज जो है, जहां से शिप निकलता है तेल, गैस, बाकी के सामान लेकर, अमेरिका ने प्रस्ताव रखा था कि ईरान और अमेरिका मिलकर के उसे देखे। पहले ही ट्रंप ने यह बयान दिया था आधिकारिक तौर पर, ईरान ने अस्वीकार कर दिया और वार्ता खत्म हो गई। जिस परमाणु की बात की जा रही थी वह परमाणु बम बनाता ही नहीं है ईरान, और उसके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा था कि भविष्य में भी आप नहीं बनाएंगे। उसने अस्वीकार कर दिया, नहीं, जिस तरह से उसके साथ धोखा हो रहा है उसे अब बनाना जरूरी है। तो ऐसे में अब इस मुख्य मुद्दे की तरफ हम लोग आए कि ईरान अमेरिका की बातचीत फेल होने के बाद बड़े युद्ध की आशंका बढ़ी। भारत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इससे। आने वाले वक्त में जो महंगाई, बेरोजगारी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जो प्रभाव पड़ेगा वह बहुत बड़ा पड़ेगा। इससे अब जो सरकार है, जब सरकार बैकफुट पर आ गई है, सरकार ने सब कुछ खत्म कर दिया है, तो सरकार क्या कर रही है कि सरकार कीमतों को बढ़ा रही है। डीजल
पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को दुगुने से अधिक बढ़ाते हुए इसे 21.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार ने। वहीं जेट फ्यूल एटीएफ पर एक्सपोर्ट चार्ज को 29.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर के 42 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी कि अब शिकंजा कसना इस देश के लोगों के ऊपर शुरू हो गया है। हालांकि सरकार कह रही है कि यह रेट बढ़ाने से आम जनता को फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी को फर्क पड़ेगा। तो कंपनी तो जनता से ही वसूलेगी ना, सरकार से थोड़ी वसूलेगी। कंपनी तो जितना लेना है ले लो भैया, वो सारा हम जनता से वसूल लेंगे। जिसको गरज होगा पेट्रोल भराएगा, डीजल भराएगा, नहीं गरज होगा तो मत भराए। तो नहीं भराएगा तो हमें सरकार को भी तो नहीं देना पड़ेगा। सरकार को तो तब देना पड़ेगा जब हम बेचेंगे, और जब हमारा सामान नहीं बेचेगा तो हम भी नहीं लाएंगे। और सरकार इस हद तक ला दी, यानी कि फिर एक बार लकड़ी चूल्हे पर सरकार ने ला करके लोगों को पटक दिया। अब ऐसे में बिहार के अंदर जेडीयू के 70 विधायक बगावती थे। 85 एमएलए के विरोध के बावजूद नीतीश फैसला नहीं कर पाए। आखिरकार नीतीश को भाजपा के सामने झुकना पड़ा। जेडीयू में टूट न हो जाए 70 विधायकों के बगावत के बाद। मायूस है विधायक कि नीतीश कुमार ने गलत फैसला ले लिया। अगर नीतीश चाहते तो जेडीयू के हाथ में ही सत्ता रहती। नीतीश को राज्यसभा जाने की क्या जरूरत थी? कौन सा तीर मारेंगे वहां जाकर? क्या प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं क्या कि राज्यसभा में रह करके पूरी देश को चलाएंगे? बिहार को तो चला नहीं पाए, बर्बाद करके रख दिया। आज वेतन और पेंशन के लिए पैसे बिहार में नहीं है, और इन नेताओं की बेशर्मी की जो हदें हैं ना, वह पार है। विकास की राह पर चल रहे, दिलों में बस रहे। अरे जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ो। 14,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक का कर्ज लेकर के और लोगों को 10-10 हजार रुपया बांट करके सरकार बन रही है रिश्वत दे करके, और एक कमजोर और कायर चुनाव आयोग ऐसे लोगों का साथ देता है चुनाव में। तो कितनी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है यह भी आप दर्शक जानते हैं, बखूबी जानते हैं, इससे इनकार नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को सहमति दे दी है, और शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंच चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि हलचल इतनी तेज है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि जेडीयू के नेता जेडीयू छोड़ने को मजबूर हो जाए, क्योंकि मायूसी उनकी झलक रही है। वह भाजपा के साथ जाना नहीं चाहते। 14 तारीख को सभी मंत्रियों का इस्तीफा पत्र और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को, और नई सरकार का प्रस्ताव होगा, भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी किसे मंत्री बनाएगी नहीं बनाएगी वह जानती है। जेडीयू फैसला इसका नहीं करेगी। जिसे चाहेगी बनाएगी, जिसे नहीं चाहेगी उठा के बाहर फेंक देगी, जैसे नीतीश को फेंक दिया। अब लाल कृष्ण आडवाणी मार्गदर्शक मंडल में गए तो गुजरात से निकल ही नहीं पाए। नीतीश कुमार राज्यसभा से कौन सा तीर मारेंगे यह भी देश देख लेगा। लेकिन 18 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू का बहुत जल्द फैसला आने वाला है। क्योंकि नीतीश के बाद चंद्रबाबू नायडू का ही नंबर है, यह तो नायडू भी जानते हैं। अब नीतीश कुमार के बाद चंद्रबाबू नायडू का नंबर ना आए, इसके लिए चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से दूर होंगे, यह तय है। क्योंकि अब चंद्रबाबू नायडू नहीं दूर हुए तो चंद्रबाबू नायडू भी बलि चढ़ जाएंगे नीतीश कुमार की तरह। यह चर्चाएं बड़ी तेजी से होने लगी है, लोगों की जुबान से यह बातें बड़ी तेजी से निकल रही है। लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू नीतीश के पैटर्न पर चलेंगे? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भाजपा के भरोसे नहीं है सत्ता पे, और नीतीश कुमार भरोसे है सत्ता पे। अकेले दम पर हुआ नीतीश कुमार भी नहीं लड़ सकते, और अकेले दम पर भाजपा भी नहीं लड़ सकती। लेकिन अब बिहार की राजनीतिक 15 तारीख के बाद, 15 अप्रैल के बाद एक अलग दिशा करवट लेगी बिहार पर कब्जे का और गुंडागर्दी का। लिख लीजिए आप दर्शक, यही होने वाला है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का बगावत कितना काम करेगा देखना होगा। लेकिन एनडीए में बड़ी बगावत 70 एमएलए का बिहार में नीतीश असमंजस में है। नीतीश इस बात के असमंजस में है कि 70 विधायक जो खुल करके बगावत किए थे नीतीश कुमार की पार्टी के, जेडीयू के, क्या अब वह कहीं पार्टी छोड़ने के लिए तो मजबूर नहीं हो जाएंगे? क्योंकि कई टुकड़ों में जेडीयू बढ़ जाएगी। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एक बात आप लोग समझ लीजिए, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा को मात्र 6 से 10 विधायकों की जरूरत है, बस भाजपा आराम से चलेगी। चिराग पासवान हुए, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के बूते में दम नहीं और हिम्मत नहीं कि भाजपा को छोड़ दें। जिस दिन छोड़ देंगे पार्टी उनकी समाप्त हो जाएगी, तो वह नहीं छोड़ने वाले हैं। और नीतीश कुमार के अंदर जिसके अंदर दम था, उसे मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब यह विधायक यह बात जानते हैं, तो अब पार्टी टूटेगी या पार्टी बचेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने पार्टी को किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपा जो पार्टी को आगे बढ़ाता, आगे चला पाता, बल्कि पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के सामने गिरवी रख दिया नीतीश कुमार। और यह इस बात का मलाल जेडीयू के नेताओं के अंदर है। ऐसे में मोदी के इस्तीफे पर बड़ा फैसला पीएम चेहरा घातक हुआ। अब नरेंद्र मोदी कितने घातक साबित हो रहे हैं प्रधानमंत्री के चेहरे पर, कि एक तरफ विश्व परेशान है, विश्व चिंतित है अपने अपने देश को लेकर के, हर देश अपने देश को लेकर के चिंतित है। इस बात से चिंतित है कि आखिर इतना बड़ा मुसीबत जो आया है, जो 40 दिन तक वार चला, जिससे संकटें पैदा हो गई है और वार्ता खत्म होने के बाद और संकट गहरा गया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी एकदम मस्त, बिना किसी टेंशन का चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। मुश्किल बढ़ी हुई है, हलचल तेज है, एनडीए में टकराव है, सत्ता की भूख प्रचार प्रसार में मस्त है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जी जो प्रचार में इतने हैं, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इस देश का इतना प्रचार प्रसार नहीं करता। मोदी जी का बस चले तो लेबर यूनियन के प्रचार में भी वह पहुंच जाए प्रचार करने के लिए। बस लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, बाकी तो बहस देंगे, जो भी कह देंगे कि हमने लेबर यूनियन का कमेटी गठित करने के लिए शुरू में मैंने ही आंदोलन किया था, जेल में गए थे, कुछ भी कह देंगे। कब यह भी कह देंगे कि भगवान ने ऊपर से मुझे इसीलिए भेजा था कि लेबर यूनियन बना दो। ऊपर से सीधा कनेक्शन होता है मोदी जी का। तो मोदी जी प्रचार में मस्त है, इसीलिए सरकार पर की चिंता नहीं है। सरकार तो बन जाएगी, नीतीश जैसे लोग जब तक जीवित है इस धरती पर, तब तक मोदी की सत्ता चलती रहेगी। जब तक यह नेता कायरों की तरह रहेंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले लोग कहते थे कि जब तक बुर्बक जिंदा रहेगा चालाक खाने के लिए नहीं मरेगा, और अपने राज करना है तो दूसरे के घर में फूट डलवा दो, राज करते रहो। उसी पैटर्न पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। बाकी कितनी भी तकलीफें आ रही है, देश लुटा रहे हैं, देश बर्बाद हो रहा है, खाने के लाले पड़ने की नौबत आ गई है, लोगों के लगे हुए रोजगार जाने वाले हैं, और मोदी जी मस्त है प्रचार, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अलग अलग जुमला ला रहे हैं। ऐसे में नीतीश नहीं कर पाए फैसला, 70 विधायकों का बगावत बिहार में खेल पलट देगा आने वाले वक्त में। खेल पलटने का मतलब यह मत सोचिएगा कि सरकार पलट जाएगी, वह सरकार अब कभी भी नहीं पलट पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही रहेगा। बिहार में कोई अब पनप नहीं पाएगा, कोई भी पनप नहीं पाएगा, यह तय है। और आरएसएस अपना प्रयोगशाला बना देगा बिहार को। लेकिन यह 70 विधायक जेडीयू जरूर छोड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाजपा को तो मात्र 6 विधायकों की जरूरत है। स्पीकर अपना होगा, सीएम अपना होगा, डंडा मार के भाजपा में शामिल करा देंगे, और उसके बाद वह नौटंकी करते रहे, जितना भी करना है खेल करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बिहार की सरकार बिहार से नहीं दिल्ली से चलेगी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते।